हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 साउंड। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है साउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू यू come to know that a period is over in your class, in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? Sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sounds in our surroundings. Make a list of sounds you hear in your surroundings. In the music room of your school, you hear the sounds produced by musical instruments like flute, tabla, harmonium, etc. How is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sounds louder than others? We shall discuss such questions in this chapter. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जब आप अपने स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और आपका जैसे जैसे आप हिंदी के पीरियड में हिंदी पढ़ रहे हैं, और आपको कैसे पता चलता है कि हिंदी का पीरियड ख़त्म हो गया? कैसे पता चलता है आपके स्कूल में? मेरे स्कूल में डोर बेल है, तो वहाँ क्या, जब डोर बेल बजती है और उसमें आता है कि सेकेंड पीरियड स्टार्ट, तो उससे क्या पता, मेरे को पता चल जाता है कि इसका पीरियड क्या, ये वाला पीरियड ख़त्म हो चुका है। कई जगह कुछ लोगों को पता चलता है कि जैसे अचानक से तेज चलने की आवाज़ आने लगी पैरों की, तो समझ आ जाता है कि पीरियड ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे तरीके जिससे लोग पता करते हैं कि हम उनके स्कूल में पीरियड कैसे ओवर होता है। तो हम लोग एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है हाइड एंड सीक। उसमें क्या होता है, एक आदमी हो, एक पर्सन को, उसको क्या ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, यानी कि उसकी आंख में पट्टी बांध दी जाती है, और फिर वो दूसरे लोगों को पकड़ता है। तो वो कैसे पकड़ पाता है? वो उनकी आवाज़, उसको पता कैसे चलता है कि कौन सा प्लेयर मेरे एकदम करीब है? तो जो साउंड होता है वो किसकी वजह से पकड़ पाता है? वो पकड़ पाता है साउंड की वजह से। तो जो साउंड होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में। ये हमको हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, एक आदमी से वन टू अनदर, एक से दूसरे को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। हम लोगों ने बहुत सारी वैरायटी ऑफ साउंड्स हम लोग सुनते रहते हैं अपने सराउंडिंग्स में। हम लोगों को क्या, एक लिस्ट बनानी है और साउंड लिखना है कि कौन कौन सी हम लोग साउंड अपने सराउंडिंग्स में सुनते हैं। तो अगर आप कभी म्यूज़िक रूम जाएंगे अपने स्कूल में, तो वहाँ आप सुनेंगे बहुत सारी म्यूज़िकल साउंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि फ्लूट यानी बांसुरी, तबला और हारमोनियम। ये जो साउंड होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, और ये कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करता है, और इसे हम लोग सुनते कैसे हैं? और ये साउंड कभी कभी हम लोग को तेज सुनाई देता है, तो कभी कभी धीरे सुनाई देता है। तो ये जो इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस का हम लोगों को क्या आंसर मिलेगा इस चैप्टर में। तो अब हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इज यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड्स, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको अपने स्कूल बेल को टच करना है और उसमें क्या फील हो रहा है वो बताना है, और उसके बाद जब वो बज रही हो तब उसमें
हाथ लगाना है और फिर क्या आपको फील करना है कि आपको क्या उसमें वाइब्रेशन मिल रही है, आप वो क्या वाइब्रेट कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10.1, तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। टेक अ मेटल प्लेट और अ पैन, हैंग इट ऑन अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इज डज नॉट टच एनी वॉल. Now strike it with a stick. Do you hear a sound? Touch the plate or pan gently with your finger. Do you feel the vibration? Again, strike the plate with the stick and hold it tightly with your hands. Immediately after striking, do you still hear the sound? Touch the plate after it stops producing sounds. Can you feel the vibration now? तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को क्या एक मेटल प्लेट या एक पैन ले लेना है और उसको क्या टांग देना है एक ऐसी जगह में जहाँ पर कोई भी दीवार ना हो, यानी कि उसको इस जगह टांगना है कि उसका कनेक्शन दीवार के पास ना हो, वो ऐसे एकदम हवा में लटके रहे, जैसे फिगर में देख पा रहे हो इस लड़के ने लटकाया है। और उसको फिर क्या आपको स्ट्राइक करना, मारना उसके उस प्लेट में एक लकड़ी से, एक वुडन स्टिक से, एक लकड़ी से उसको मारना है। और जैसे मारेंगे उसके बाद आपको, मारने के बाद उसमें तुरंत आपको क्या टच करना है और फिर क्या आपको क्या उसमें कुछ वाइब्रेशन फील हो रहा है, आपको जो फील हो रहा है उसे क्या आपको नोट करना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी एक्टिविटी 10.1 थी तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, insert two pencils between the box and stretched rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? तो क्या है कि आप लोगों को क्या एक ज्योमेट्री बॉक्स ले लेना है और दो पेंसिल और एक रबर, और फिर क्या करना है कि जैसा आपको फिगर में दिख रहा है वैसे ही सबको अटैच करने के बाद रबर को ऐसे चारों तरफ घुमा के लगा देना है और उसके बाद रबर को क्या खींचना है। तो उसके बाद क्या उसमें टन टन आवाज आएगी, जैसे लगेगा जैसे गिटार से बज रहा है। तो ये भी एक वाइब्रेशन है। As you learned in class 7, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. तो क्या होता है कि हम लोगों ने क्लास 7 में टू और फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन पढ़ा है। तो ये जो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन क्या होता है कि ये एक मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट का, जिसे क्या वाइब्रेशन हम लोग कहते हैं। तो क्या करना है कि जब भी हम लोग किसी भी बैंड को टाइटली पकड़ते हैं और उसको खींचते हैं, प्लग करते हैं, तो ये क्या वो वाइब्रेट होने लगता है और क्या वाइब्रेशन के साथ ही क्या साउंड को क्या प्रोड्यूस करने लगता है। When it stop vibrating it does not produce any sound. और जैसे ही वो वाइब्रेट करना बंद होता है तो क्या कोई भी साउंड वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा होता है। तो फ्रेंड्स अब हमारी जो थर्ड एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10.3, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेक अ मेटल डिश, pour water in it, strike it at its edge with a spoon. Do you hear a sound? Again strike the dish and then touch it. Can you feel the dish vibrating? Strike the dish again. Look at the surface of water. Do you see any waves there? Now hold the dish. What change do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibration of vibrating body? तो क्या होता है फ्रेंड, आपको क्या एक प्लेट ले लेनी है और उसमें क्या आपको पानी डाल देना है और एक चम्मच से क्या उसके बॉर्डर में आपको क्या मारना है। तो उसके बाद क्या होगा, वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन के साथ ही क्या वो जो पानी होगा उसमें भी क्या आपको कुछ चेंजेस मिल रही होंगी। पानी में क्या वेव्स उठ रही होंगी, लहरें उठ रही होंगी। We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibration are easily visible to us.
but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them, however we can feel them। तो क्या होता है कि जब भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होती है, मतलब कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। कुछ केसेस में जो वाइब्रेशन होता है वो ईजिली हम लोगों को दिख जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग उन्हें नहीं देख पाते और हम लोग उन्हें क्या फील कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो है एक्टिविटी 10.4। इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेक अ होलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एकतारा। You can also make it with the help of earthen pot। Play this instrument and identify its vibrating part। तो क्या आपको एक तारा नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है और उसके बाद इसमें क्या वाइब्रेशन जो हो रहा है उसको फील करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाइंग देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिविंग इन टेबल 10.1। कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल। तो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेना है और उसके बाद क्या उनमें जो वाइब्रेटिंग पार्ट होता है जहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है वो क्या उनके नाम लिखना है। जैसे कि वीणा है तो उसको क्या जब उसकी स्ट्रिंग स्ट्रेच करी जाती है यानी कि उसकी स्ट्रिंग को खींचा जाता है तब उसमें क्या तब आवाज आती है। और दूसरा क्या तबला वाइब्रेशन होते हैं और दूसरा क्या तबला। तो तबला में जब उसके मेम्ब्रेन स्ट्रेच करे जाते हैं तब क्या उसमें क्या वाइब्रेशन होता है और उसमें क्या आवाज आती है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, किम्बल्स एंड घाटम एंड द नूट, मड पॉट्स एंड द करताल। These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instruments of this type? You too can make a musical instrument। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि मंजीरा, जैसे किम्बल्स भी कहते हैं, घाटम हो गया, नूट हो गया और करताल हो गया, इन सबको क्या इंडिया में अपनी कंट्री में बहुत सारी जगह क्या इस्तेमाल करा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे ये आदमी मटके को लेकर के ऐसे बजा रहा है, यानी कि मटके से भी ये लोग क्या वाइब्रेशन निकाल करके म्यूजिक का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत आप भी क्या आप इन सब चीज़ों का नाम लिख सकते हैं, मतलब कि इनकी एक लिस्ट बनानी है और क्या नाम लिखना है। अब जो फ्रेंड्स हमारी फिफ्थ एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 10.5। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेक 6-8 बाउल्स ऑफ टम्बलर्स, फिल them with water up to different levels, increasing gradually from one end to another। Now take a pencil and strike the balls gently। Strike all of them in succession। You will hear pleasant sounds। This is your जल तरंग। तो क्या होता है कि आप लोगों को कुछ ग्लास ले लेने हैं और उनमें क्या पानी भर देना और पूरा भरना है, पूरा नहीं भरना। जैसे कि एक ग्लास है उसमें थोड़ा सा पानी, फिर दूसरे में थोड़े से ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा आखिरी में टोटल रख लेना है। और उसके बाद क्या एक एक कांच की ग्लास होने चाहिए और एक सब में क्या स्टिक से मारना है और और ये क्या आपका जल तरंग बन जाएगा। इसे क्या जल तरंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साउंड प्रोड्यूसर्स बाय ह्यूमंस। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee। Put your hand on your throat as shown in figure 10.8। Do you feel any vibrations? In humans, the sound is produced by the voice box or the larynx। Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow। This part of the body is known as the voice box. It is the upper end of the windpipe। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for a passage of air।
When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sounds. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type of a quality of voice is different. From that they are loose and thick. Let us see how the vocal cords function. तो क्या होता है कि जो इसमें बोला जा रहा साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा भी क्या साउंड प्रोड्यूस करा जा सकता है. कैसे? अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोलते थे, क्या ये साउंड ही है क्या जो हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. तो तेज बोलना या गाना गाना या एक मधुमक्खी की तरह बज करना, इससे क्या ये सब क्या इंसान कर सकता है. और अगर आपको देखना है तो क्या आपको अपना हाथ अपने थ्रोट में रखना है, जो कि फिगर 10.8 यानी कि हमारे गले में जो उठा हुआ पार्ट होता है उसमें क्या आपको अपना हाथ रखना है. और हाथ रखने के बाद उसमें देखना है कि आप जब भी बोल रहे होंगे तो क्या आपको क्या वाइब्रेशन फील हो रही होगी. कई बार क्या होता है कि कोई लोग बोल रहा होता है तो उनके क्या दूर ही से क्या वाइब्रेशन सुनाई दे रहा होगा, यानी कि आप बोल रहे हो तो आपको ही क्या आपकी वॉइस की वाइब्रेशन सुनाई दे रही होगी. तो क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें क्या उनमें साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स के द्वारा. दोनों एक ही चीज़ है, वॉइस बॉक्स का हो या लैरिंक्स का हो. तो वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स ही में क्या प्रोड्यूस होता है साउंड. कहाँ पे? ह्यूमन पे. और अपने फिंगर्स को क्या अपने थ्रोट पे रखना है और हार्ट बम्प में देखना है. और फिर आपको जैसे कुछ भी स्वेलो करोगे तो क्या आपके वो पूरा आपको वो क्या फंक्शन करता हुआ दिखेगा कि कैसे जाता है. तो ये जो बॉडी पार्ट है इसे क्या हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं. ये हमारे क्या अपर एंड से जुड़ा होता है. अपर एंड किसका एंड होता है? वो होता है एंड हमारा विंड पाइप से. और उसमें क्या दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रेच होते हैं. और जो लैरिंक्स हो गया वो क्या वो लीव्स नैरो स्लिट, यानी कि एक वोकल कॉर्ड एक पतली सी स्लिट में रहता है के बीच में रहता है. और इनमें क्या एक पैसेज होता है एयर का, जिससे एयर हमारे लंग्स तक जाती है और फिर वापस आती है. तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या वाइब्रेट करते हैं और क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं. अब एक बार फिर से समझिए, जैसे कि हम लोग एयर लेते हैं और एयर इनटेक करने के बाद जब हम उसे आउटटेक कर रहे होते हैं यानी बाहर निकाल रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो जब एयर हमारे से निकलती है विंड पाइप से ऊपर से, तो अब हम लोग बोलते हैं, यानी हम लोग जब भी बोलते हैं तो क्या एयर बाहर को जाती है, हमारे शरीर हमारे मुंह से बाहर को निकलती है. कभी भी जब भी हम लोग बोल रहे हो तो हमारे मुंह के अंदर एयर नहीं जाती, एयर हमारे मुंह से बाहर को जाती है. तो ऐसा क्यों? अगर एयर मुंह से बाहर नहीं जाएगी तो हम लोग क्या बोल ही नहीं पाएंगे. तो जैसे ही हम लोग बोलने वाले होते हैं तो जो एयर होती है वो ऊपर आती है और उसमें दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं. वोकल कॉर्ड्स वो क्या वो टाइट और थिन होते हैं, जिससे क्या हमारी टाइप ऑफ क्वालिटी वॉइस भी क्या निकल आती है. तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साउंड नीड्स अ मीडियम और प्रोपोगेशन. तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं. When you call up your friend who is standing at the distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate to travel to her? Can you think of an explanation? Is it possible that decreasing amount of air in tumbler had something to do with decreasing loudness of a ring? Indeed, if you had been able to suck all the air in this tumbler, you will not listen any sound. Actually, sounds need a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through a vacuum. Does sound travel in liquids? Let us find out. तो क्या कह रहे हैं कि आप कहीं दूर खड़े हो और आपको अपने फ्रेंड को बुलाना हो, तो आप क्या तेज चिल्लाते होंगे. जैसे उसका नाम राम है तो चिल्लाते होंगे राम इधर आओ. तो क्या वो कैसे सुन लेता है? आवाज़ ट्रैवल करके कैसे जाती है वहाँ तक. तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम लोग तेज बोलते हैं
तो अगर हम लोग तेज बोलते हैं यानी कि हमारी वाइब्रेशन कितनी दूर तक जा सकती है, इसके लिए हम लोगों को क्या एक एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, जो कि एक्टिविटी 10.7, इसीलिए हम लोग इसको क्या पहले नहीं पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे। टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इज ड्राई, प्लेस अ सेल फोन इन इट, remember that the cell phone must not be kept in water, ask your friend to give a ring on this cell phone from another cell phone, listen to ring carefully, now surround the rim of the tumbler with your hands, figure 10.10, put your mouth on the opening between your hands, indicate to your friends to ring again, listen to ring while sucking air from a tumbler, does the sound become fainter as you suck air, remove the tumbler from your mouth, does the sound become loud again। तो क्या हो रहा है फ्रेंड कि इसको समझने के लिए जो एक्टिविटीज ये हमें ये बता रही है कि आपको एक सेल फोन लेना है और वो क्या एक गिलास के अंदर डाल देना है, और उसके बाद क्या आपको कहना है अपने फ्रेंड से इसको फोन करो इसमें, तो क्या जब फोन आएगा तो वो क्या रिंग करेगा और आपको सुनाई देगा। उसके बाद क्या करना है, उस फोन को उसी में रख देना है और उसको क्या उस ग्लास को अपने मुंह में ऐसे लगा लेना और उससे एक भी एयर अंदर ना जा पाए और बाहर ना जा पाए और वो क्या एकदम बंद हो जाए। और फिर आपको अपने फ्रेंड को क्या फिर से इंडिकेट करना है कि उसमें क्या फिर से रिंग मिला है, फिर से फ़ोन करे, और जब वो फिर से फ़ोन करेगा तो क्या आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि क्या आप उसमें सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो। तो क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको इसमें आवाज़ डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, कुछ आप बता सकते हो? ये इसलिए होता है क्योंकि लाउडनेस, मतलब कि अगर आप दूर से बोलेंगे यानी मतलब कि अगर आपकी वाइब्रेशंस हवा में जा पा रही हैं, मतलब कि हम लोग क्या आपकी यानी आपकी वाइब्रेशन ट्रैवल कर पा रही हैं, तो क्या हम लोग आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपके वहाँ से नहीं निकल पा रही आवाज़ तो क्या हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी एक्टिविटी 10.8 है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अब आप लोगों को क्या एक टब में क्या पानी ले लेना है, एक टब में या बकेट में, तो उसमें क्या फिर उसके बाद एक घंटी या बेल को आपको पानी के अंदर बजाना है और पानी के ऊपर आपको सुनना है कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, और आपका क्या जो भी एक्सपीरियंस है वो क्या उसे नोट डाउन करना है। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो। उसके बाद क्या अब हम लोग को की जो एक्टिविटी 10.9 है वो क्या है, वो कह रही है कि क्या हम लोग सॉलिड मटेरियल से भी क्या आवाज़ को सुन सकते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अब कैसे, आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे और उसमें क्या आपकी जो टेबल होती होगी टेबल चेयर, तो उसमें क्या टेबल में एक कोने में आप क्या अपना ऐसे कान लगाइए और दूसरे कोने में आपको क्या अपना हाथ धीरे से एकदम मारना, एकदम अपनी फिंगर से धीरे से ऐसे 2-3 बार टच करना, तो क्या आपको क्या वाइब्रेशन फील होंगी। वाइब्रेशन क्या आपको आवाज़ भी आएगा, आपको ऐसे टक 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 लगेगा भी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आवाज़ है वो क्या वो आवाज़ वाइब्रेशन वो सॉलिड शेप्स में भी क्या वाइब्रेट होकर के हमारे कान तक पहुँचती है और हमें क्या पता चलता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, 2 लड़के हैं, उन्होंने क्या एक स्केल ले रखी है मेटल की बहुत लंबी, और वो क्या एक लड़के इसने अपने कान पे लगा रखा और ये क्या धीरे से क्या उसमें टक टक कर रहा है। जैसे ये आप इसकी फिंगर देख पा रहे इसे टक टक कर रहा है और इससे क्या इसको सुनाई भी दे रहा होगा। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर टू and one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other एंड ऑफ द टेबल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था स्कूल का एग्जांपल दे करके टेबल चेयर का, वैसे ही यहाँ भी बता रहे हैं कि आपको क्या एक बड़ी सी टेबल का क्या कोना पकड़ लेना है और अपना कान क्या उसी में लगा देना है और फिर अपने दूसरे फ्रेंड से कहना है कि इसमें क्या टक टक करो एकदम धीरे से। फिर उसके बाद क्या आपको सुनाई दे रहा है इसमें आवाज आ रही है या नहीं आ रही है।
We find that sound can travel through wood or metal. In fact, sound can travel through any solid. You can perform interesting activity to show that sound can also travel through strings. Have you ever made a toy telephone? Can you say that sound can travel through strings? तो क्या हो रहा है फ्रेंड कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो साउंड है वो कई जगहों से, वो वाटर से भी हम लोग को सुनाई दे सकता है, वो सॉलिड शेप से भी हम लोगों को क्या सुनाई दे सकता है, और क्या वुड से भी सुनाई दे सकता है, मेटल से भी सुनाई दे सकता है। तो क्या अब हम लोगों को क्या एक और एक्टिविटी करनी है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि स्ट्रिंग्स यानी कि धागे से भी क्या हम लोगों को क्या आवाज़ सुनाई दे सकती हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको 2 कप ले लेना है। कप लेने के बाद एक दोनों कप को क्या एक लंबे से स्ट्रिंग से क्या कनेक्ट कर लेना है। फिर क्या एक स्ट्रिंग आपको लेना है और एक स्ट्रिंग आपको अपने फ्रेंड को दे देना है। फिर आपको दूर चले जाना है और उसके बाद क्या आपको उसमें कुछ भी बोलना है धीरे से, तो वो क्या वाइब्रेट होकर के आपके कानों में वो आवाज़ आ जाएगी। वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। द मीडियम कुड बी अ गैस अ लिक्विड और अ सॉलिड। हाउ डू वी हेयर इट? तो क्या कहते हैं कि वाइब्रेशन, जो भी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, और वो सारे डायरेक्शन में क्या मीडियम जा सकती है, और वो जो मीडियम है वो लिक्विड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वी हेयर साउंड थ्रू आर ईयर्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द शेप ऑफ आर आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। व्हेन अ साउंड एंटर्स इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनल at the end of which there is a thin stretch membrane. It is called eardrum. It performs an important function to understand what the eardrum does. Let us build a 10K can model of the eardrum. The eardrum is like a stretched rubber sheet. Sound vibrations make the eardrum vibrating. The eardrum send vibration to the inner ear. From there, a signal goes to the brain. That is how we hear. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो शेप होता है हमारे कान के बाहर का, वो क्या वो एक फनल लाइक, जैसे कि एक नली जैसी क्या शेप बनाई जाती है, और उसे क्या ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर ड्रम में क्या होता है कि उसमें जो भी आवाज़ आती है वो आती है, और आने के बाद जैसे कोई मतलब कि आवाज़ नहीं आती डायरेक्ट, उसमें क्या वाइब्रेशंस आती हैं, और वो वाइब्रेशन जैसे आती है तो जो हमारा ईयर ड्रम है वो क्या तुरंत ईयर ड्रम हमारा तुरंत वाइब्रेट करने लगता है, और वो वाइब्रेट करने लगता है तो उससे क्या हमारे इनर ईयर तक क्या आवाज़ आ जाती है, और फिर हम लोगों को क्या पता चल जाता है कि आवाज़ आ रही है या नहीं। फिर हमें सुनाई देता है कि हाँ आवाज़ सुनाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, तो इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 साउंड। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. This motion is also called oscillatory motion. तो
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो टू और फ्रो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम लोग वाइब्रेशन के नाम से जानते हैं। ये मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। तो आप लोगों ने इसके पहले वाली क्लास यानी 7th क्लास में भी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ रखा है और उसके टाइम पीरियड के बारे में भी पढ़ रखा है। The number of oscillation per second is called the frequency of the oscillation. Frequency is expressed in hertz. Its symbol is Hz. A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. If an object oscillates 20 times in a second, what would be its frequency? You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sounds on the basis of their amplitudes and frequencies? तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होती है पर सेकंड में, उसको हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी किसकी? ऑसिलेशन की। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग हर्ट्ज में क्या एक्सप्रेस करते हैं। और हर्ट्ज का जो सिंबल होता है वो होता है Hz। और एक फ्रीक्वेंसी जैसे कि अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी कि 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 1 ऑसिलेशन पर सेकंड होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आप बताइए। और आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो साउंड होता है वो ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। कभी कभी हम लोग उसे बिना देखे बता देंगे कि ये इस ऑब्जेक्ट की आवाज़। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साउंड होती है वो डिफरेंट होती है हर एक ऑब्जेक्ट की। अब जैसे कि आप एक कॉइन को ज़मीन में पटकिए तो उसकी आवाज़ अलग आएगी, और एक लकड़ी के डिब्बे को, लकड़ी के बॉक्स या कार्डबोर्ड के बॉक्स को नीचे पटके ज़मीन में तो उसकी क्या आवाज़ अलग आएगी। Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sound on the basis of their amplitude and frequencies? तो क्या कहते हैं, जो एम्पलीट्यूड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? साउंड की। और इसमें हम लोग क्या डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं साउंड में और उनके एम्पलीट्यूड्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज में। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है loudness and pitch. The loudness of a sound depends on its amplitude. When the amplitude of vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude is small, the sound produced is feeble. तो क्या कहते हैं कि जो loudness होती है किसी भी साउंड की, वो उसके एम्पलीट्यूड में क्या निर्भर करती है, उसमें डिपेंड करती है। अगर जब एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड की जो वाइब्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है तो जो साउंड होता है वो लाउड प्रोड्यूस होता है। और जब जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता है तो जो साउंड होता है वो क्या फीबेबल प्रोड्यूस होता है। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन अडल्ट. Is there any difference? Even if two sounds are equally loud, they differ in some way. Let us see how. तो आपको क्या एक छोटे से बच्चे की, छोटे से बेबी और एक बड़े एडल्ट की क्या आवाज़ को क्या कंपेयर करना और बताना कि इनमें क्या डिफरेंस है। और जो डिफरेंस है वो अभी हम लोग क्या इसमें पढ़ रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। The frequency determines the shrillness or pitch of a sound. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produced a low pitched sound. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. A bird make a high pitched sound, whereas a lion make a low pitched roar. However, the roar of a lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble.
Every day you hear the voices of children and adults. Do you find any difference in their voices? Can you say that the frequency of the voice of a child is higher than that of an adult? Usually the voice of a woman has a higher frequency than one of the man. यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके क्या श्रिलनेस और पिच में डिटरमाइन करती है किसी कोई भी साउंड, ठीक है। तो जो अगर जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो हाई है तो हम लोग कहेंगे जो साउंड है वो क्या श्रिल कर रहा है, यानी कान में चुभ रहा है, उसकी क्या पिच हाई है। और अगर जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो लो है तो हम लोग कहेंगे क्या कि इसकी जो पिच है वो लोअर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ड्रम है तो उसको जब वाइब्रेट करते हैं तो उसमें क्या लो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से क्या वो क्या एक लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या हम लोग को धम धम आवाज आती है। और जबकि उसका दूसरी तरफ देखें तो एक विसल यानी एक सीटी जो हमारे पीटी सर लिए जाते हैं, तो जब वो बजाते हैं तो वो क्या हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें क्या हाई पिच होती है। और हाई पिच होती है इससे वजह से क्या वो एकदम सीटी सुनाई देती है। तो इसको एक साथ एक कंपेयर करें, जैसे कि ड्रम जब बजता है तो कैसे धम सी आवाज़ आती है। और जब किसी भी चीज़ की जो पिच होगी वो अगर लो होगी तो वो क्या वो लाउडर होगी और उसके साथ सुनने लायक भी होगी। लेकिन अगर किसी भी चीज़ की क्या जो पिच है वो अगर हाई हो जाएगी तो वो क्या वो तेज हो जाएगी, लेकिन वो क्या वो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। हम लोग के क्या कान में ऐसे लगेगी आवाज़, जैसे बगल में कोई बहुत तेज सीटी बजाते तो क्या लगती है ना, तो वो क्यों हाई पिच होती है उसकी, इसलिए क्या हमें लगती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक बर्ड और एक लॉयन, तो बर्ड जब अपनी आवाज़ निकालती है तो क्या उसकी पिच जो होती है वो हाई होती है, इसलिए क्या हमारे कानों में लगती है। लेकिन जो शेर होता है लॉयन उसकी क्या लोअर पिच होती है, और लोअर पिच होने के कारण उसकी आवाज़ क्या बहुत दूर तक सुनाई भी देती है और हमारे कानों में लगती नहीं, बहरा कर देती, लेकिन एक चुभन जैसी नहीं होती है। हर दिन हम लोग छोटे बच्चे से लेकर के बड़े एडल्ट्स बूढ़े तक की आवाज़ सुनते हैं। तो आप लोगों को इनकी आवाज़ में क्या डिफरेंस मिला है, आपको क्या इसे राइट डाउन करना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग bodies? The fact is that sounds of frequencies less than about 20 vibrations per second, 20 hertz, cannot be detected by the human ear. Such as sounds are called inaudible. On the higher side, sounds of frequency higher than about 20,000 vibrations per second, means 20 kilohertz, are also not audible to the human ear. Thus, for human ear, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि क्या जैसे कि ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, जैसे कि ऑडिबल मतलब कि जो सुनाई देता है और इनऑडिबल साउंड मतलब कि जो साउंड नहीं सुनाई देते। तो देखो हमारे सराउंडिंग्स में हर चीज़ क्या साउंड प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेट होती मतलब कि साउंड प्रोड्यूस करती है। तो अभी हम लोगों ने हर्ट्ज वर्ड्स तो सब क्लियर कर लिया है। तो देखो तो जो साउंड होती है वो क्या अगर वो 20 वाइब्रेशंस यानी एक वाइब्रेशन मतलब कि एक हर्ट्ज, देखो फ्रीक्वेंसी को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं और एक वाइब्रेशन मतलब कि एक हर्ट्ज, जैसे कि होता है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 किलोमीटर, वैसे क्या 1 हर्ट्ज। तो 20 वाइब्रेशंस यानी 20 हर्ट्ज, एक वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू एक हर्ट्ज, तो 20 वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज। तो अगर 20 हर्ट्ज के नीचे की आवाज़ अगर होगी, अगर 18 हर्ट्ज की आवाज़ होगी तो वो हम लोगों को सुनाई नहीं देगी। जैसे कि होता है ना कहीं पे कि इसके नीचे नहीं दिखाई दे सकता, यानी कि जैसे कि
एक ह्यूमन बॉडी का एक टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर के नीचे हमारी बॉडी जा ही नहीं सकती। तो वैसे हमारे कान की भी क्या एक लिमिट है कि वो 20 हर्ट्ज के नीचे वो कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकता है। अगर वो 19 हर्ट्ज की भी है तो हम लोग वो आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। वो अगर 20 की है तो हम लोग सुन लेंगे। चलो ये तो एकदम सबसे कम की बात। और सबसे ज़्यादा क्या, तो सबसे ज़्यादा होती 20,000 हर्ट्ज, यानी कि हम लोग 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ सुन सकते हैं। और वो अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ हुई तो वो हम लोग क्या नहीं सुन सकते। ठीक है। और जैसे कि एक बॉक्स था ऐसे येलो कलर का ऊपर, उसमें क्या था कि अगर हम लोग 80 डेसिबल की आवाज़ से ऊपर का सुनेंगे तो क्या वो हमारे ईयर्स के लिए क्या हार्मफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉइस एंड म्यूजिक। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। We hear different types of sounds around us. In the sound always pleasing. Does a sound sometimes cause discomfort to you? Some sounds are pleasant to the ear, whereas some are not. Suppose construction work is going on in your neighborhood. Are the sounds coming from the construction site pleasing? Do you enjoy the sounds produced by horns of buses and trucks? Such unpleasant sounds are called noise. In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced be called? On the other hand, you enjoy sound from musical instrument. Musical sound is one which is pleasing to the ear. Sound produced by a harmonium is a musical sound. The string of a sitar also gives out a musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? तो क्या कहते हैं कि इस टॉपिक में तो हम लोग नॉइस और म्यूज़िक के बीच में डिफरेंस ही क्या देख पा रहे हैं। तो दो टाइप के साउंड्स होते हैं, एक होता है नॉइस, एक होता है म्यूज़िक। यानी कि पहले नॉइस समझते हैं। तो नॉइस मतलब कि जो अनप्लीजेंट साउंड होता है, जैसे कि अगर आप किसी ट्रैफिक में चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या बस, ट्रक्स, बाइक्स, इन सब के क्या कार्स, इन सब के क्या हॉर्न्स बजते रहते हैं, पी पी पी। तो उससे क्या आपके सर में भी दर्द होने लगता है। तो ये क्या, ये है नॉइस, यानी कि अनप्लीजेंट आवाज़। और अगर दूसरी तरफ बात करें, कोई अगर सॉन्ग बज रहा है, गाना बज रहा है और उसका जो म्यूज़िक होता है उसको देख करके एकदम अंदर से आनंद आ जाता है, सब बढ़िया हो जाता है, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। तो उससे हम लोग म्यूज़िकल अमाउंट कहते हैं। जो देखो इसकी जो डेफिनेशन हो गई वो क्या हो गई, नॉइस की हो गई। जो अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं वो नॉइस कहलाते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे साउंड्स होते हैं जिनको सुनने के बाद हमें रिलैक्स फील होता है वो क्या म्यूज़िकल साउंड्स होते हैं। और म्यूज़िकल साउंड वो भी हो सकते हैं जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि हारमोनियम, सितार, गिटार और भी पियानो। तो इनसे जो साउंड निकलता है वो क्या म्यूजिकल साउंड है, जिसको सुन के क्या हमको अच्छे से अंदर से क्या अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉइस पॉल्यूशन। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन. Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. Similarly, presence of excessive or unwanted sounds in the environment is called noise pollution. Can you list some source of noise pollution? Major cause of noise pollution are sounds of vehicle explosions, including bursting of crackers, machines, loudspeakers, etc. What source in the home may lead to noise? Television and transistor radio at high volumes, some kitchen appliances, desserts, coolers, air conditioners, all contribute to noise pollution. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि नॉइस पॉल्यूशन, जैसे कि आप लोगों ने एयर पॉल्यूशन के तो बारे में पढ़ाई होगा। एयर पॉल्यूशन क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ अनवांटेड गैसेस हैं, उन्हीं को क्या हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी के जैसे एकदम सेम नॉइस पॉल्यूशन होता है। कुछ अनवांटेड साउंड्स, अनवांटेड
हमारे साउंड्स हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको क्या हम लोग नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो नॉइस पॉल्यूशन है वो वहाँ तक जाता कैसे, अनवांटेड साउंड वहाँ जाते कैसे हैं, तो वो क्या जैसे कार्स हो रही हैं, व्हीकल्स हो गए तो उनसे जाता है, और फैक्ट्रीज होती है तो इनसे भी जाता है, मशीन्स हो गए, लाउड स्पीकर्स हो गए, एक्सप्लोजन यानी कि कहीं बॉम्ब फट गया, या बॉम्ब फटते रहते हैं, जैसे यूक्रेन में बॉम्ब गिर गया और बॉम्ब फटने के बाद खूब तेज आवाज आई तो उससे भी क्या नॉइस पॉल्यूशन होता है। और डेजर्ट कूलर्स में आते हैं, एयर कंडीशनर यानी कि हमारे एसीज में भी क्या नॉइस पॉल्यूशन होता है, और किचन अप्लायंसेस में भी होता है। ये सब क्या कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, नॉइस पॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो इससे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डू यू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग्स में कॉज many health related problems, lack of sleep, hypertension, high blood pressure, anxiety, and many more health disorders may be caused by noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक्सेसिव नॉइज़ पॉल्यूशन के सराउंडिंग में रहते हैं तो हमारी क्या इससे हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप्स यानी कि नींद ना आना, हाइपर टेंशन यानी कि टेंशन बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, एनजाइटी, और बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर भी इससे हो जाते हैं। एक पर्सन को क्या अगर कंटिन्यूसली एक लाउड साउंड की प्लेस पे रखा जाए तो वो क्या वो टेम्परेरी या फिर परमानेंट ही क्या उसको सुनाई देना ही बंद हो जाए, इम्पेयरमेंट हो जाए, यानी कि अच्छे से कभी कभी सुनाई दे और कभी कभी सुनाई ना दे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर्स टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल the sources of noise. How can this be achieved? For this, silencing device must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines, and home appliances. How can the noise pollution be controlled in a residential area? All noisy operations must be conducted away from any residential area. Noise producing industries should be set up away from such areas. Use of automobiles horns should be minimized. TV and music systems should be run at low volumes. Trees must be planted along the roads and around buildings to cut down on the sounds reaching the residents, thus reducing the harmful effect of noise pollution। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग को नॉइज को कंट्रोल करना है तो हम लोगों को क्या एक सोर्स की ज़रूरत होगी जिससे क्या नॉइज कंट्रोल हो सकता है। इसके लिए क्या हम लोगों को साइलेंसिंग डिवाइस को क्या एयरक्राफ्ट के इंजन्स में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में और होम अप्लायंसेस में क्या इंस्टॉल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो क्या नॉइस पॉल्यूशन को क्या कंट्रोल कर लेंगे। और जैसे रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं इनमें ज़्यादा आवाज़ आती है, कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ सारी मशीनों में ये सब क्या इंस्टॉल करने चाहिए जिसकी वजह से क्या नॉइज़ ज़्यादा नहीं आएगी। जैसे कि फैक्ट्रीज़ के जो जहाँ से फैक्ट्रीज में धुआं निकलता है वहाँ पे क्या एयर फिल्टर होता है, उसमें उसी तरीके से क्या हम लोगों को क्या ये साइलेंसिंग डिवाइस भी लगानी चाहिए जिसकी वजह से क्या ये जो हॉर्न्स हो गए क्या बिल्कुल मिनिमाइज कर दे, जिससे क्या हम लोगों को ज़्यादा आवाज़ मतलब कि ज़्यादा नॉइज एटमॉस्फेयर में ना जाए जिसकी वजह से क्या हम लोग सेफ रह सके। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के कीवर्ड है उसे एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। तो पहला है एम्पलीट्यूड, ईयर ड्रम, फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज, लैरिनेक्स, लाउडनेस, नॉइज, ऑसिलेशन, पिच, टाइम पीरियड, वाइब्रेशन, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप। तो फ्रेंड्स इसके जो कीवर्ड्स थे वो भी हम लोगों ने रीड कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर है तो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।